वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 30 अक्टूबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फिल करते हैं जिसमें पीटी और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे भी हम लोग साथ देखते चलेंगे। इसलिए सभी अभ्यर्थियों के लिए यह एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो एक वर्ष का रेगुलर इसे फॉलो कर लेता है ना, उसे किसी भी प्रकार से करेंट में कोई इशू नहीं होगा, वो पीटी के स्तर पर हो या मेंस के स्तर पर हो या इंटरव्यू के स्तर पर हो। जो भी अभ्यर्थी हो अपने अपने स्तर पर चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से यह एनालिसिस कराया जाता है कि सारे टॉपिक को कवर किया जाए तीनों एस्पेक्ट के नज़रिए से। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, युक्ति आईएएस के YouTube चैनल को। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने जो भी पार्टनर हैं उनको शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं हमारे YouTube लिंक को, ताकि लोग और भी मोटिवेट हो। साथ ही साथ आप लोग जो भी महत्वपूर्ण सुझाव है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का ये अंडरलाइन पेपर प्राप्त होगा, स्क्रीनशॉट। साथ ही साथ आप लोगों को की नोट्स जो दिया जाता है, जो ग्रुप में शेयर भी किया जाता है कभी कभी, तो आप लोग उसके स्टैंडर्ड को देखिए। एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को कवर किया जा रहा है, तो आप लोग देखिए इसका मात्र प्राइस रखा गया 299। इससे सस्ता दुनिया में कुछ नहीं है। अब 1 रुपये से भी कम दाम डेली के हिसाब से 365 दिन होता है वर्ष में, और केवल आपको 299 रुपया दिया जा रहा है, इसलिए कि वो आप में जवाबदेहिता क्रिएट हो और चीज़ों को सीरियस तरीके से कवर करे। इसलिए आप उस पैकेज को ले सकते हैं। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है वो ले सकते हैं, स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट है वो ले सकते हैं, और जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो फिल करते हैं वो करेंट के लिए आप लोग ले सकते हैं इसे। और 299 बहुत बड़ी राशि नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। 1 साल का करेंट अफेयर्स की नोट्स के साथ पेपर, अंडरलाइन पेपर के साथ कवर किया जाएगा, तो आप लोग इसे ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। यूनाइटेड नेशन जो सुरक्षा परिषद का आतंकवाद निरोधी समिति है, CTC, इसमें बातें की है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस देगा। इसीलिए इसके लिए दिल्ली घोषणा पत्र किया गया है। तो जो बैठक चला था भारत में, उसमें जो बातें निकल के आई है ना, उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। सारे एस्पेक्ट को मैंने आपको बताया था ना, जब ये मीटिंग चीज़ें अंत दौर पर आएगी तो हम लोग उस पर विशेष बात करेंगे। तो आज आपको इससे रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए पहले न्यूज़ का पेपर का देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बातें है। उसके बाद हम लोग चीज़ों को, इसके मेन पार्ट जो है, इसके और भी बाय प्रोडक्ट्स चीज़ें उभर कर सामने है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आतंक निरोधक जो समिति है, CTC, ने आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात सुनिश्चित करने का फैसला किया है। जैसे भारत जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाता, वैसे ही विश्व समुदाय सुरक्षा परिषद का जो स्थायी सदस्यों और अस्थायी सदस्यों जो 15 कमेटी है, वो इसे जीरो टॉलरेंस के रूप में मानेगा। दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद से और अधिक सख्ती से निपटने का संकल्प लिया गया, तो और भी अधिक बेहतर संकल्प लिया गया है कि और भी बेहतर तरीके से इसे निपटने का कार्य किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए जारी यह घोषणा पत्र मुख्य तौर पर नई और उभरती तकनीकी आतंकवाद संगठनों के पहुंच से बाहर रखने के लिए एक वैश्विक रणनीति बनाने का रोड मैप तैयार करेगा। ये रोड मैप है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए जारी यह घोषणा पत्र है, दिल्ली घोषणा पत्र। तो आपसे पीटी में प्रश्न पूछ सकता है कि दिल्ली घोषणा पत्र क्या सभी देशों के लिए लागू है या केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों के लिए लागू है, जो समिति है CTC उसके लिए लागू है। तो ध्यान रखिएगा, यह सभी देशों के लिए लागू होगा, क्योंकि सुरक्षा परिषद के द्वारा लिया गया निर्णय आपको सभी देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश होते हैं उनको उसके संदर्भ में अपनी बातें माने, क्योंकि जनरल असेंबली में इसकी चर्चा होगी अब, तो ये बातें उनके लिए मान्य होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
घोषणा पत्र में सभी सदस्य देशों का आतंकियों के सुरक्षित पनाहगार को पहचानने, उन्हें शरण देने, उसे वित्तीय मदद और समर्थन करने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक सजा दिलाने का आह्वान किया गया है इस बैठक में, CTC के बैठक में। चलिए यहाँ पर इतनी चीज़ें आप लोग समझ गए। इसके बाद देखिए यहाँ पर पहली बार भारत में इसकी अध्यक्षता कर रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो आतंकवाद निरोधक समिति, उसकी CTC की पहली बार बैठक कर रहा है। और भारत की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुरक्षा परिषद के सभी 15 देशों ने हिस्सा लिया, जो 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य है। तो उसके अब ब्रिटेन, घाना और आपको गैबोन, अल्बानिया के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। ध्यान रखिएगा किन देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए थे CTC में, आपको यहाँ से PT फैक्ट के रूप में भी पूछा जा सकता है, या UPSC इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी को यूज कर देगा ऑप्शन में, आप लोग उसे मिस मत कीजिएगा। साथ ही अमेरिका के विदेश मंत्री विशी के माध्यम से भी हिस्सा लिया, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लिया। तो इस प्रकार के आप लोग को चीज़ों को कवर करना। अब देखिए दिल्ली घोषणा पत्र क्या है। अमूमन कोई महत्वपूर्ण बैठक होता है ना, उसके बाद उस जहाँ पर बैठक जिस जगह पर होता है उसके नाम से कुछ घोषणा पत्र क्रिएट कर दिया जाता है, ताकि लोगों को जो भी सदस्य देश है उसे आसानी से समझ में आए कि दिल्ली घोषणा पत्र किया गया। तो दिल्ली में क्या क्या बैठक में निर्णय लिया, जैसे आप लोग वियना घोषणा पत्र सुनते होंगे, दिल्ली डायलॉग का नाम सुने होंगे, या इसी प्रकार से देखिए मिस्र में होगा, मिस्र में बैठक हो रहा है, COP27 का होगा, तो वहाँ पर मिस्र घोषणा पत्र जारी होगा। इसी पर पेरिस घोषणा पत्र आप लोग नाम सुनते होंगे। तो जगह पर जो बैठकें की गई हैं विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं को, उसके बाद उस बैठक के बाद जो निर्णय लिए गए हैं उसी को मात्र कहा जाता है घोषणा पत्र। अब दिल्ली में बैठक हुई है तो उसका घोषणा पत्र क्या है, उस बैठक का मूल बातें क्या है। देखिए बैठकों पर सभी निर्णय आम रूप से नहीं समझेंगे, पर ये चीज़ें घोषणा पत्र में मुख्य बातें लिख दी जाती है, ताकि एक नज़र से में ही सभी को समझ में आ जाए कि इस बैठक की मुख्य बिंदुएं क्या थी या उसका उद्देश्य क्या था। तो चलिए इसी को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बाकी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। जैसे सभी देश आतंकवाद और गतिविधियों को किसी भी तरह से मदद नहीं करेंगे, जो कि पहले से भी भारत कहता आ रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा में। आतंकवाद समूहों में युवाओं में के शामिल होने और उन्हें हथियार मुहैया कराने से रोकेंगे। तो युवा सबसे बड़ी समस्या है कि आतंकवाद से में शामिल हो जा रहा है। केरल में आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी। IS के जो गुर्गे थे वो केरल के युवकों को ब्रेन वॉश करके ले जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसे क्षेत्र में नाम लेके बोलूँगा, हमारा देश भारत है, वो नाम नहीं लेता, इसका पीछे विदेशी और कूटनीतिक नीतियां होती है, पर हम व्यक्ति विशेष विश्लेषक के तौर पर उसका नाम जरूर लें, क्योंकि उसकी कृत्य ऐसे ही है, वो इसी लायक है कि उस देश के संदर्भ में ऐसे बातें स्पष्ट हो जाए। मैं स्पष्ट मानता हूं कि जब तक किसी भी विषय पर स्पष्टता के साथ कोई देश या संगठन नाम नहीं लेकर काम करेगा ना, तब तक उसको इस संबंध में कभी रोक नहीं पाएगा। मैं आपको बताया था ना, अभी तक मानक आतंकवाद की परिभाषा UN नहीं गढ़ पाया। इसके पीछे लॉजिकली यही है कि कोई भी फर्स्ट स्टेप में आकर काम करने के लिए इस प्रकार से प्रतिबद्धता व्यक्त कर ही नहीं पाता है। वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राजनीति में फंसा रह जाता है कि दबाव है। पर मेरा मानना यह है कि अगर इस प्रकार के मुद्दे में भी कोई संगठन स्पष्टता नहीं ला पाएगा ना, तो चीज़ें देखिए बद से बदतर होती चली जाएंगी, क्योंकि टारगेटेड चीज़ों को स्पष्ट करना होगा। आतंकवाद है तो है, आतंकवाद के असर सभी देशों पर पड़ रहा है, उसमें चीज़ें जो शांति स्थापित करने के सभी संस्थाएं कार्य करती है उसके लिए बाधक है तो बाधक है। तो इसे मानना होगा, आज न कल इस चीज़ को समझना होगा कि आतंकवाद गुड और बैड नहीं होता है। आतंकवाद केवल आतंकवाद होता है, उससे केवल लोगों में डर आता है, लोगों की संपदा, राज्य की एसेट, विश्व का एसेट बर्बाद होता है। यह सबसे बड़ी समझने वाली चीज़ है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है, और इसे लड़ने के लिए सभी सदस्य देशों को समग्र प्रयास करना होगा। आतंकवादी उद्देश्यों के लिए इंटरनेट, मीडिया प्लेटफॉर्म सहित अन्य सूचनाओं संचारों का प्रौद्योगिकी को बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त की गई है। तो अर्थात नए स्वरूप जो आतंकवाद के आ रहे हैं उस पर भी कार्य करने की बात की गई। साथ ही आतंकवाद किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह
से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन की दिशा में अपने प्रयास जारी रखेंगे। देखिए, यहाँ पर किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता, जातीय समूह से नहीं जोड़ने की बात की गई है, पर कोई राष्ट्र इसे बहुत बेहतर तरीके से बढ़ावा देता है, उसको जरूर प्रतिरोध करना चाहिए। मेरा यह मानना है, किसी जातीय वर्ग में आतंकवाद का स्वरूप हो सकता है, पर इसमें सभी लोग शामिल नहीं है। मैं ये मानता हूँ उसमें कुछ लोग शामिल है, जिसके आधार पर यह वर्गीकरण स्पष्ट रूप से दिखता है। और देखिए, किसी एक व्यक्ति के गुनाह को न उस धर्म या उस पंथ के सभी लोगों को गुनाह की सज़ा नहीं दी जा सकती है। मैंने कल आपको पॉलिटी में एक चीज़ बताया हूँ, पॉलिटी आप लोग अभी क्लासेज रिकॉर्ड हो चुकी है, अभी अपलोड हो जाएगा, उसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज किया हूँ, तो आप लोग उसे भी समझिएगा। पृथक्ता का सिद्धांत मैंने वहाँ बताया है कि उसमें एग्जाम्पल दिया है, अगर टोकरी में कोई एक सड़ा हुआ आम है या आलू है, तो उस आलू को या आम को बाहर निकालिए, ना कि पूरे टोकरी को बाहर निकालिए। इसी प्रकार किसी धर्म या संप्रदाय में, किसी भी धर्म, केवल मैं खास धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें इस प्रकार के कुछ गतिविधि हो रहे हैं ना, तो उस लोग को टारगेट करके बाहर निकालो सिस्टम से, नहीं तो पूरे सिस्टम को यह डैमेज कर देगा, पूरे ये धर्म या पंथ या संप्रदाय को डैमेज कर उसके अस्तित्व को समाप्त कर देगा। और यह कहीं ना कहीं पाकिस्तान के संदर्भ में मुस्लिम वर्ग यह अपने आप को महसूस करते हैं। देखिए, आप किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर जाइए, अन्य किसी धर्म विशेष की बातें ले लीजिए, विश्व के किसी अन्य धर्म के विशेष की बातें ले, किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो मुस्लिमों लोग का चेकअप होता है ना, और अन्य धर्मों के लोगों के, उसके बीच में आसमान ज़मीन का अंतर हो जाता है। इसके कारण देख लीजिए, XYZ कोई भी आपको मुस्लिम का कोई भी व्यक्ति रहे, वो इस आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं है, पर इस धर्म से जुड़े बहुत से लोग शामिल हैं, जिसके कारण विश्व का सभी नज़रिया चेंज हो गया है कि नहीं, पहले आता है तो इसको देखो स्पेशल तरीके से, कुछ ऐसा एक्टिविटी तो लेकर नहीं आया। तो मैं यही कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक कोई सड़ा हुआ है उस धर्म में या उस पंथ में, किसी पंथ में है विशेष में, तो उसको बाहर निकालो, नहीं कि पूरे समाज और उसके कल्चरल जो एस्पेक्ट है उसको बर्बाद कर देगा, और कहीं न कहीं विश्व समुदाय के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर देगा। इसलिए जीरो टॉलरेंस की जो नीति होनी चाहिए, उस पर स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करके काम करना चाहिए। इससे किसी धर्म और पंथ को इससे बुरा नहीं लगना चाहिए कि नहीं मेरा नाम लेके काम कर रहा है। ये कहीं ना कहीं अंत में आपके पूरे संप्रदाय के लिए कहीं कहीं लाभ होगा। अब स्वयं आप देख लीजिए ना, शाहरुख खान, ठीक ना, मैं नाम ले रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा, इसको गलत एस्पेक्ट से मत समझिएगा। शाहरुख खान को USA के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनसे पूरा कपड़ा उतरवा के चेकअप किया जाता है। बताइए, भारत में शाहरुख खान का क्या स्थान है, आप लोग नहीं पता है, फिर भी वो क्यों किया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर? इसलिए कि वो मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े हुए। अब बताइए, शाहरुख खान किसी भी व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घटना से जुड़े हुए हैं? नहीं ना। पर आतंकवाद का स्वरूप कहाँ से उभर कर आया है, किस मुस्लिम राष्ट्र से आया है? वहाँ पर लोग, विश्व के समुदाय में इस डर और यह खौफ भावना पैदा कर दिया। भारत का ये व्यक्ति के संदर्भ में भी ऐसे बातें की गई, ऐसे ही पाकिस्तानी PM तक के कपड़े को उतारा गया। आप लोग इस चीज़ को समझिए, मैं किस बात को कह रहा हूँ। अगर हम और आप इस चीज़ को नहीं समझ सकेंगे, अपने आसपास ऐसे लोग हैं, उसे चिन्हित नहीं करके उसे सामाजिक बहिष्कार नहीं करिएगा, तो वर्ल्ड आपके समुदाय का बहिष्कार, आपके लोगों का बहिष्कार करने लगे, जो समान धारा के लोग हैं उनका भी। और ये मैं अपने मुंह से तो बातें नहीं कर रहा हूँ ना, ये लॉजिकली बातें तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपके एग्जाम्पल में आ चुका है, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं इसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि लोग देखिए, टोकरी में से जो सड़े हुए आम को बाहर नहीं निकालेगा ना, तो पूरे टोकरी को ये बर्बाद कर देगा आने वाले समय में। देखिए, अभी लोगों को लग रहा होगा कि नहीं ये चलिए ठीक है, आतंकवाद है, आतंकवाद के खिलाफ बुरा टॉलरेंस है और अच्छा टॉलरेंस की नीति अपना, आतंकवाद अच्छा आतंकवाद बुरा आतंकवाद होता है, कुछ आतंकवाद अच्छा बुरा नहीं था, आतंक हमेशा आतंक होता है, इसे समझिएगा। और यह आतंक किसी न किसी रूप से पूरे समाज के लिए खतरा उतर जाएगा। पहले मुस्लिम धर्म के खिलाफ आएगा, खतरा उठेगा, उसके पूरी सभ्यता के खिलाफ आएगा। और यह आतंकवाद हमेशा बढ़ता ही, अपना दायरा बढ़ाता ही जाएगा। और नहीं तो आप इसका एग्जाम्पल आप वर्ल्ड मैप में भी देख सकते हैं।
पहले छोटे से कस्बे से शुरू होता है, उसके पूरा अरब कंट्री में बहुत से देशों को अपने गिरफ्त में लेता है। ISI जो आपको संगठन है वो पूरे आपको अरब कंट्रियों में अपना वर्चस्व कायम किए हुए, पाकिस्तान तक अपने गुर्गे को छोड़े हुए, भारत में उसका असर है, फिलीपींस में उसका असर आपको इस सब क्षेत्रों में देखने को मिल जाए जो दक्षिण पूर्व एशियाई है। बहुत जगह आपको आतंकवाद के स्वरूप देखने को मिल जाएंगे अलग अलग तरीके से। इसलिए टॉलरेंस नीति, स्पष्ट नीति, देखिए हम सब कुछ कर सकते हैं पर एक सभ्य समाज को किसी रूप से खतरे में नहीं डाल सकते, वो किसी भी धर्म विशेष का क्यों नहीं हो। मैं इसलिए इस बात पर हमेशा बल देता हूं कि आपको ही सामाजिक बहिष्कार करना होगा, कोई संस्था नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके मौलिक कर्तव्य सबसे इम्पोर्टेंट है। और मौलिक कर्तव्य केवल राज्य के प्रति नहीं होता है, समाज के प्रति भी होता है, व्यक्ति के प्रति भी और विशेष समुदाय के प्रति भी होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है। चलिए अब हम इसके अन्य एस्पेक्ट को समझेंगे कि वैश्विक आतंकवाद विरोधी जो आपको संघ परिषद है, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल GCTC क्या है, यह क्यों इस प्रकार से काम कर रही है कि आपको इस प्रकार के टॉलरेंस नीति को अपनाने के लिए विश्व में समुदाय को इकट्ठा कर रही है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। और ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो इस पर हम लोग ये बार बार आप लोग को जब भी आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संदर्भ में कोई संगठन या समझौता होगा उसके संदर्भ में वैश्विक आतंकवाद विरोधी परिषद की भी चर्चा होगी, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए इस परिषद द्वारा आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया गया। GTC अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक काउंसिल है जिसका उद्देश्य विश्व के लोगों को आतंकवाद प्रति सुभेद्यता का पता लगाना है और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि किस रूप से कार्य कर रहा है, आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है, उसका मुकाबला करना है, आतंकवाद के लिए उस्काने और आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती करने वाले पर मुकदमा चलाना है। तो यह इस विरोधी परिषद का मुख्य उद्देश्य है आपको संगठन के निर्माण में। अब नोट याद रखिएगा यहाँ पर, इसी तरह का संगठन वर्ष 2021 में आयोजित 13वें ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स आतंक विरोधी कार्य योजना अपनाया गया है। अब ब्रिक्स संगठन जो भारत का, इंडिया का, चाइना का, दक्षिण अफ्रीका का और ब्राज़ील का जो संगठन है उसमें भी आतंकवाद विरोधी कार्य योजना अपनाया गया। जैसे संयुक्त राष्ट्र में यह योजना है ना परिषद, उसी तरह आपको यहाँ पर ब्रिक्स सम्मेलन में तो आतंकवाद को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, उसके लिए एक व्यापक माहौल बनाया जा रहा है ताकि कार्य किया जा सके अंतिम रूप से। आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय क्या है, ये आप लोग को यह जानना चाहिए। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आतंकवाद के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय क्या है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र का एक नीति क्या है, उसके संदर्भ में बातें करनी है। भारत वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रयास के प्रति वचनबद्ध है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार समर्थन करता रहा है भारत के संदर्भ में। इस संदर्भ में भारत ने वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCTIC को स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव रखा था और भारत के ही प्रयास से इस कन्वेंशन अभिसमय को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा माना गया और उसे लागू किया गया। तो आपको भारत संयुक्त राष्ट्र में भारत की क्या भूमिका है, तो उसमें एक इस पार्ट को भी ले सकते हैं कि इस अभिसमय को आतंकवाद के संदर्भ में जो अभिसमय जारी किया गया, लागू किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा में, तो भारत की ही देन है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र 2018 में जो आयोजन किया गया था उसमें भारत की जो विदेश मंत्री थी, तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, जिनका निधन हो चुका है, ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय की मांग को दोहराया था 2018 में कि और भी बेहतर तरीके से इसको अभिसमय को और विस्तृत करना चाहिए, उसमें बहुत सी आतंकवाद की जो परिभाषाओं को उसको पुनर्संरचना करना चाहिए और स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। तो मैं अपने बात से नहीं बोल रहा था, अभी जो बातें मैं कह रहा था ना पूर्व में,
कि टारगेटेड आतंकवाद के खिलाफ कार्य करने की ज़रूरत है। मैं अपनी मुंह से नहीं बोल रहा था, ये सुषमा स्वराज जी के द्वारा किया गया बातें थी, जो अब 73वें जो सत्र हुआ था 2018 में संयुक्त राष्ट्र का, उसमें आपको ये बातें बोली गई थी। नेक्स्ट है, नोट याद रखना है, भारत में सीमा पर आतंकवाद से पीड़ित रहा है। इस कारण भारत ने प्रमुख वैश्विक शक्तियों के पहले वैश्विक शांति और आपको सुरक्षा के मामले में संज्ञान लिया, क्योंकि लगातार आज़ादी के बाद से ही भारत आतंकवाद से पीड़ित रहा है। पाकिस्तान के गुर्गे आपको भारत में लगातार हमला किए, वो 47 का हो, 48 का हो या 1999 का हो, उसमें आपको देखने को मिला होगा जो पाक समर्थित जो आतंकवादी समूह रहते हैं वो आके हमला करते हैं। वहाँ की सेना आके हमला नहीं करती है, सेना बाद में आके हमला करती है। पहले इनको भेजा जाता है, माहौल क्रिएट किया जाता है, उसके बाद और लगातार वैसे घटनाएं बार बार देखने को मिली आपको। मुंबई हमला हो, इस प्रकार से सीरियल ब्लास्ट रहा हो, फिर उसके बाद जब हम लोग कसाब को पकड़े तो उसमें साख के साथ उसे प्रस्तुत, फिर भी वो नहीं मानता है। यहाँ तक कि वो उसने अपने शव को, कसाब के शव को लेने से भी इनकार कर दिया था। तो ये दोगलापंती वो हमेशा करता रहता है। तब शब्द में अशब्द में निकल जाएगा, चीज़ें मैं बाहर निकल जाऊँगा, इसलिए उस राष्ट्र की ना बात मैं नहीं करना चाहता जो इस प्रकार के व्यवहार को करता है, वो कोई भी रहे, विश्व का कोई भी। अगर मैं अमेरिका को भी कभी कभी आड़े हाथे लेता हूँ, जब उसकी नीतियों पर बात करता हूँ, मैं अमेरिका को भी नहीं छोड़ता हूँ। तो आप समझिएगा, अमेरिका भी बहुत से ऐसे काम किए हैं जो विश्व को विषम परिस्थिति में ला के खड़ा कर दिया है। तो उसकी नीतियाँ जो है ना, किसी समुदाय के लिए इतनी खतरनाक है। अभी मैं सोच रहा हूँ आजकल में भी 1-2 ट्वीट करने का, मैं आप लोगों को ट्वीट दूंगा विश्व समुदाय का आईना दिखाने के लिए, शेयर करूंगा आप लोगों के साथ क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं समझ रहा हूँ। विश्व के समुदाय जो यूक्रेन, रसिया और यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन समर्थन जो संगठन के लोग हैं, जो रवैया अपना रहे हैं, पृथ्वी को जिस रूप से लेके जा रहे हैं ना, उस पर मैं कुछ ट्वीट करूँगा डायरेक्टली उनको संबोधित करके। तो आप लोग देखिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट, भारत में सीमा पर आतंकवाद को पीड़ित रहा है, तो इसके संदर्भ में बातें आप लोग को बता दी गई है। अब CCIT एक कानूनी ढांचा है, ध्यान रखिए, कानूनी ढांचा है। आतंकवादी समूहों को धन और सुरक्षित आश्रय नहीं देने के लिए सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों के लिए एक बाध्यकारी बनाता है CCT। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, क्या आतंकवाद के खिलाफ जो CCTC जो अभिसमय है उसमें क्या यह बाध्यकारी है? तो जरूर यस, बाध्यकारी। सभी हस्ताक्षरकर्ता जो रहेंगे उसके लिए बाध्यकारी, उसके नियम कानून को मानना होगा, लागू करना होगा। अब अभिसमय, इससे संबंधित जो भी अभिसमय से कब कब लागू हुए, तो 3 चीज़ याद रखिएगा। 15 दिसंबर 1947 को आतंकवादी बम विस्फोटों के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को अपनाया। जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवादी बम विस्फोट होता है उसके लिए एक अभिसमय आया था, 15 दिसंबर 1947 को इसको माना गया। उसी तरह 9 दिसंबर 1999 को आतंकवाद वित्त पोषण के खात्मे के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय लाया गया और उसे अपनाया गया। तो आप लोग याद रखिएगा कि 97 में बम के लिए अभिसमय अपनाया गया, 99 में आपको वित्त पोषण, जो भी आतंकवादी संबंधित वित्त पोषण उसके खात्मे के लिए अभिसमय आया था, उसे अपनाया गया। अब परमाणु आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के दमन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 13 अप्रैल 2005 को अपनाया गया। 3 अभिसमय आतंकवाद के संदर्भ में अपनाया गया। तो याद रखिएगा तीनों को, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। केवल आतंकवाद को इस संदर्भ में मत समझ लीजिएगा कि आपको आके पाकिस्तान में आपको जो घुटपेश करता है और आतंक फैलाता है, वो केवल अभिसमय उससे संबंधित नहीं, बहुत ही विस्तृत तरीके से आतंकवाद के अभिसमय को अपनाने की ज़रूरत है, उसी तरह समझने की ज़रूरत है। अब आतंकवाद की परिभाषा भी समझ लीजिए। इस अभिसमय के तहत अनेक ऐसे मुद्दे जिस पर आम राय नहीं बनी है। तो मैंने आपको कल के क्लास में ही बताया था कि आतंकवाद को अभी विस्तृत परिभाषा तक नहीं दे पाया है संयुक्त राष्ट्र, इसलिए कागजी से अधिक क्या है, धरातल के स्तर पर काम करने के लिए। मैं कल आपको क्लास में बताया था, ऐसे ही नहीं बताया था ना, कि जब तक हम स्पष्ट नीति नहीं अपनाएंगे ना, तो किसी समस्या का
आमूल जो चूल परिवर्तन है उसमें समस्या का निदान हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आतंकवाद की परिभाषा आम सहमति बन पाना एक प्रमुख मुद्दा है इस जो अभी में उसके संदर्भ में। आतंकवाद की परिभाषा तय करना भी आसान नहीं रहा है। तो पहले देखिए, वर्ष 1937 में यूरोपीय आतंकवाद हमले एक लीडर की हत्या कर दी जाती है। लीग ऑफ नेशन जो रहा था, पहले संयुक्त राष्ट्र से पहले लीग ऑफ नेशन कहा जाता था, कन्वेंशन ऑन टेररिज्म पर एक ट्रीटी को अडॉप्ट किया था और इस ट्रीटी के देशों के अनुसमर्थन तक नहीं मिल पाया था। सोच के देखिए, न ही लागू हो सकी। तो यह आज का मामला नहीं है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र 1937 से लेकर वर्तमान 2022 तक आतंकवाद के परिभाषा को परिभाषित नहीं कर पाया है। अब आतंकवाद को किस रूप से यह देखता है वो आप देखिएगा, मैं आगे बात करूंगा उस पर। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है हेग में तो है, लेकिन हालांकि आतंकवाद को इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। सोच के देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होने का दावा लोग करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, उसमें आतंकवाद से संबंधित है ना क्षेत्राधिकार, उसके जो अधिकार है उसको बाहर रखा गया है। तो कैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय जो लोग को जो संयुक्त राष्ट्र चिन्हित करता है, कैसे उस पर कोई कार्रवाई कर सकेगा? तो देखिए, स्पष्ट नीति में हमेशा चर्चा, स्पष्ट नीति होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इस संस्था को जवाबदेह बनाया जाए तो इसके संदर्भ में, आतंकवाद के संदर्भ में जो भी निर्णय होगा, जो भी निर्णयन होगा, जो भी संगठनात्मक कार्य करना होगा, इस संस्था को सॉवरेंट नीति दी जाएगी। हाँ, ये संस्था आप कर सकते, किसी देश पर प्रतिबंध लगा सकते, उसके लिए प्रक्रियाएं अपनाना है। ऐसे ही नहीं उठिए और आप जाके किसी देश पर प्रतिबंध लगा दिए। अगर मान लीजिए भारत भी इस प्रकार से काम कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, उस संस्था को इतनी शक्ति देनी चाहिए कि उसे कटघरे में ला के खड़ा कर सके। तो इसके लिए उसके पास ऐसी एजेंसी होनी चाहिए, ऐसी नीति होनी चाहिए, तो जाके हम आतंकवाद जैसे समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। नहीं तो इसी के ढाक के तीन पात हम लोग सभाएं करते रहेंगे, उस पर घोषणा पत्र आता रहेगा, और जैसे जलवायु में जैसे बना हुआ COP27 का होना चाहिए, 27 बैठकें हो, इससे पहले 26 बैठकें हो चुकी है, अभी तक कोई स्पष्ट नीति नहीं बनी, वैसे ही इस पर भी हाल हो जाएगा। और आतंकवादी और जैसे प्रकृति में ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो चुकी है, आपको कल क्लास में बताया गया भी, टारगेट 2100 वर्ष तक लक्ष्य को अगर नहीं प्राप्त किया तो बहुत सी समस्याएं 2100 के बाद जो आने वाला है वो उसका मानव प्रकृति संभाल नहीं पाएगा। वैसे ही आतंकवाद के खिलाफ है, अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो आने वाले समय में सारे विश्व जो चीज़ें समर्थन कर रहे हैं, चीन जो समर्थन कर रहा है ना, UN में बचाया कर रहा है किसी राष्ट्र को ना, वही इस देश का सबसे बड़ा आपको प्रताड़ित देश बन जाएगा। देखिएगा, मैं जो बातें बोल रहा हूँ आपको समझिए, तो चीन जैसे देश को भी ना समझ में आ जाएगा कि नहीं मैंने क्या गलती की थी आने वाले पिछले कुछ वर्ष पूर्व में। तो तब तक ये भी आएगा, फिर अभी समय में यही सब बातें कहेगा जो भारत कर रहा है। तो ये सब चीज़ें वक्त के साथ आएगा ना। चलिए, अब आतंकवाद जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पे एक व्यापक अभिसमय है, उससे आप जान लीजिए। कम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म CCTIC का उद्देश्य क्या है, यह इसके समझना है। आतंकवाद को सार्वभौमिक परिभाषा के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सभी 193 देशों पर आपराधिक कानून को अपनाएंगे, जिसे मानना है जो भी परिभाषा दिया गया है। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर सीमा पार आतंकवाद का प्रत्यर्पण योग्य अपराध को घोषित किया जाएगा। जो भी आतंकवाद का प्रत्यर्पण किया है उसे घोषित किया जाएगा। विशेष कानूनों के तहत सभी आतंकवादियों के लिए मुकदमा चलाना है, सभी आतंकी समूहों के प्रतिबंध लगाना और आतंकवादी शिविरों को बंद करना है। तो आप देखिए, इसके संदर्भ में अभिसमय का उद्देश्य है। अब देखिए, अभिसमय के अनुसार परिभाषा क्या है आतंकवाद का, ये आप लोग देखिए और आप ही लोग डिसाइड कीजिएगा क्या यह स्पष्ट परिभाषा देता है आतंकवाद का। जो हम लोग देखते हैं, जो महसूस करते हैं, जो जितनी घटनाओं की क्रूरता हम देखते हैं आतंकवाद में, क्या यह उस परिभाषा, उसको जो अभिसमय में जो परिभाषा दी गई है आतंकवाद का, क्या उसको पुष्टि करता है, उस घटना के साथ समतुल्य नजर आता है? देखिएगा, अभिसमय के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा किए जाने वाले अपराध का उद्देश्य लोगों को डराना है, सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को किसी भी कार्य करने से रोकना है, ऐसे कार्य के लिए मजबूर करना हो जिसके कारण, कोई ऐसा गतिविधि जिसके कारण या तो व्यक्ति या सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तीनों को लिया गया इसमें,
किसी भी व्यक्ति की मौत या गंभीर शारीरिक चोट, सार्वजनिक उपयोग में की जगह, कोई सरकारी सुविधाएं, सरकारी परिवहन प्रणाली, अवसंरचना या पर्यावरण सहित सार्वजनिक या निजी संपत्ति की क्षति, संपत्ति या स्थान, सुविधाओं, प्रणालियों को नुकसान पहुंचाना जिसके परिणाम स्वरूप बड़ा आर्थिक नुकसान हो, आतंकवाद के तहत माना जाएगा। परिभाषा के तहत बताइए, क्या आपको इससे लगता है कि इससे आतंकवाद की जो क्रूरता है वो स्पष्ट झलक रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। आप लोगों को अगर लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहले तो इसी परिभाषिक शब्द में लोग फंसे रह जाएंगे, हम का वर्गीकरण किस तरीके से करें। मैं आपको क्या बोला, किसी भी मुद्दे को अगर जड़ से उखाड़ के फेंकना है तो उसके संदर्भ में स्पष्ट नीति होनी चाहिए, स्पष्ट परिभाषा होना चाहिए। हाँ, आतंकवाद का जो बृहत्तम से बृहत्तम जो स्वरूप अपनाया जाता है उसको हम आतंकवाद की श्रेणी में रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, उस प्रकार की घटना को देख सकते हैं। तो आप देखिएगा स्पष्ट, और इसमें सभी राष्ट्र जो 193 राष्ट्र हैं सभी की अलग अलग राय है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस अभिसीमय पर अगर सभी राष्ट्रों की राय देखी जाए तो सभी 193 देशों की राय अलग अलग है, किसी का एक राय नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए इसी का फ़ायदा उठा लेता आतंकवादी समूह, क्योंकि उसको परिभाषित या वर्गीकृत ही नहीं किया जा सका है उसके कार्य को, कि उसको किस संदर्भ में समझना है। नेक्स्ट है, भारत में आतंकवाद रोकने की रणनीति क्या अपनाई है, इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न आपको पूछ सकता है, जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के लिए भारत ने क्या किया है। तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना ताकि एग्जाम में वो सब काम दे सके। चलिए, वर्ष 2018 में भारत मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद आपको भारत सुरक्षा के लिए व्यापक आंतरिक सुरक्षा के लिए व्यापक परिवर्तन किया है, जिसमें 2008-2012 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 में संशोधन कर आतंकवाद से निपटने के लिए दंडात्मक प्रावधानों और कठोर किया है। तो आप लोग इसके बारे में कितनी बार चर्चा, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य सरकार खुफिया एजेंसी और जो सुरक्षा एजेंसियों के बीच करीबी और प्रभावी समन्वय को बढ़ाया, तालमेल को बढ़ाया ताकि बेहतर तरीके से काम करें। 2008 के बाद सभी अलग अलग तरीके से काम करते थे, इसलिए 2008 का ड्रॉबैक हम लोग को देखने को मिला था, संस्थाएं बेहतर तरीके से तालमेल नहीं कर पाए। सबसे पहले इसके बाद यही किया गया कि सभी एजेंसियों को तालमेल की नीति अपनाई गई। मुख्य रूप से राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, नेशनल जो ग्रिड्स बनाया गया है उसके लिए, और के निर्माण साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के व्यापक सुधार किया गया। तो 3 एजेंसियों का आप लोग नाम याद रखिएगा। इसमें व्यापक सुधार 2008 के बाद किए गए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के लिए। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की शक्ति को बढ़ोतरी की है। साथ ही चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद में NSG हब स्थापित किया गया। और हाल ही में आपको कल के न्यूज में NI के सभी जिलों में, सभी राज्यों में, राज्य मुख्यालयों में एक ऑफिस खोला जाएगा। तो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जिसके बाद जीरो टॉलरेंस। देखिए, कहीं ना कहीं NI का काम यही होता है कि इस प्रकार की गतिविधियों को रोकना प्राथमिकता और जो प्रमुख कार्यों में आता है। तो इस प्रकार के कार्य कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस को ही लाने के लिए कार्य किया जाता है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में NSG के कर्मियों के लिए विमान मंगाने की शक्ति NSG DG को दिया गया है। वो बिना किसी परमिशन के वो मंगा सकते हैं और इस कार्य के गतिविधियों को कर सकते हैं, उनको ये अधिकार दिया गया। कागजी है, प्रशासनिक कागजी कार्रवाइयों में इनसे नहीं फंसाना है। नहीं तो 2008 का जो मामला था ना, उसको मैंने पहले चर्चा किया, उसके आप मर्म को समझिएगा। यहाँ NSG पहुँचने में समय लग गया था। तो इस चीज़ के इंटरनेशनल सेटअप को अपग्रेड किया जाएगा, तटीय सुरक्षा बल को मजबूत किया जाएगा। ये हो रहा है। सरकार के नेशनल इंटेलिजेंस जो ग्रिड है की स्थापना आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए की गई, और जिसका उद्देश्य खुफिया जानकारी एकत्र कर उसे डेटाबेस से जोड़ना, डेटाबेस जो हमारा देश का है उसके साथ जोड़ देना, ताकि सभी एजेंसियां इससे इस डेटा को ले और संबद्ध काम कर सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है जीरो टॉलरेंस के। अब देखिए, जीरो टॉलरेंस लाने के लिए सभी छोटे छोटे काम को जब एक साथ समग्र रूप से देखा जाएगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति आएगी। आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के हिस्से के रूप में भारत विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर आतंकवाद के वित्त पोषण सहित क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद के मुद्दे को उठाए रहता है। तो आप देखते हो जितने भी बहुपक्षीय मुद्दा होता है, या तो
जो भी अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय मुद्दे किसी संगठन के साथ किए जाते हैं, देश के साथ किए, उसमें भारत का सबसे पॉइंट आउट में आपको जीरो टॉलरेंस नीति आतंकवाद के खिलाफ होता है। तो यह भी जीरो टॉलरेंस, भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को लाने के लिए ये सब कदम के रूप में देखे जाते हैं। अब देखिए आतंकवाद मुकाबला के लिए हेतु के लिए भारत का प्रयास क्या क्या किया है। तो आतंकवाद के खिलाफ भारत ने वार्षिक संकल्प लिया है। इसके तहत आतंकवाद विरोधी मुद्दे भारत वार्षिक संकल्प संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली समिति सर्वसम्मति से अपनाया गया। जो अभी समय की बात मैंने किया ना, वो अपनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद व्यापक समझौता CCIT भारत के ही प्रयास से यह सामने आता है। बढ़ती आकांक्षाओं के बीच आतंकवादी पुनः अफगानिस्तान में नियंत्रण स्थापित करेंगे। अफ्रीका में हमले तीव्र गति से होंगे। भारत के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद आतंकवादी निरोधक समिति है CTC के सम्मेलन में ये अपनाने का भी आग्रह किया। इसके संदर्भ में कुछ कार्य गतिविधि किया जाए। तो आपको जो बैठक हुई है इसमें जो देखिए जयशंकर जी इसमें है देखिए क्या जयशंकर जी हैं। तो इसमें आपको इन्होंने बात की है कि जल्द से जल्द इसमें गतिविधि करने की जरूरत है। वर्ष 1996 में आतंकवाद मुकाबले के लिए एक बोधगम्य कानून ढांचा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता CCT को अपनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे माना गया। नेक्स्ट है वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF, जो मैं लगातार आपसे चर्चा किया, इसके संदर्भ में पहले भी वीडियो बना हुआ है। उसमें भारत एक सदस्य देश है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली की अखंडता हेतु मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद वित्त पोषण और अन्य जो संबंधित खतरे हैं से निपटने के लिए मानक निर्धारित करना और नियामकीय और परिचालकीय उपाय के प्रभाव क्रियान्वयन को बढ़ाना, अर्थात FATF के तहत भी भारत बेहतर कार्य कर रहा है चीज़ों को। अब नोट याद रखिएगा, देखिएगा यहाँ पर चर्चा 15 देशों का है। मैं यहाँ पर बताया ना, यहाँ 15 देशों का चर्चा यहाँ पर था ना, 15 सदस्य देश हैं। तो उसी के संदर्भ में कुछ बातें आप लोग अपडेट कर लिए और सारे अपडेट इससे रिलेटेड लिंक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया गया। UNO का ऑफिशियल साइट का लिंक शेयर किया गया है ताकि आप लोग इनके सदस्यों के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी देख लीजिएगा, अच्छे से 10 मिनट सर्च कर लीजिएगा उनको। आप लोग गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल पर ऑथेंटिक साइट को सर्च कीजिएगा, नहीं तो आपको कचरा ज्ञान वहाँ से प्राप्त होगा, क्योंकि सभी लोग ज्ञानी बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैं ऑफिशियल साइट को शेयर किया हो टेलीग्राम चैनल पर, उसे ही देखिएगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं देखना है। किसी भी टॉपिक का ऑफिशियल साइट से ही कवर करना है। तो देखिए यहाँ पर सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य कौन है। पहले 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसका सुरक्षा परिषद के संदर्भ में पहले भी चर्चा किया हूँ। तो देखिए 5 सदस्य में चीन, फ्रांस, रूसी संघ जो अभी वर्तमान में रूस है जिसे कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो आप लोग यहाँ पर चीज़ें समझिएगा। 5 सदस्य देश हैं जो अस्थायी रूप से माने जाते हैं। नेक्स्ट 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है 10 अस्थायी सदस्य। वर्ष की समाप्ति के साथ ही चुन लिया जाता है उनको। देखिए जिसमें भारत 2022 तक रहेगा, आयरलैंड 2000 दिसंबर में इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आयरलैंड, केनिया, मेक्सिको, नॉर्वे, आप ये 5 को देख रहे हैं ना, 5 का कार्यकाल 2022 में समाप्त हो जाएगा, जिनका चयन होना। अल्बानिया 23 में आपको समाप्त होगा। अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, संयुक्त राज्य अमीरात, तो यह 23 में इनका कार्यकाल समाप्त होगा और इनके लिए नए सदस्यों का चयन होगा जल्दी, तो वो भी आप लोग करेंट में शामिल कर देगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन है? 31 दिसंबर 2022 तक भारत है। तो याद रखिएगा, PT फैक्ट ये सब है, प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार से, तो सारे एंगल से देखिएगा। और इसलिए भारत इस समिति का अध्यक्षता कर रहा है, सुरक्षा परिषद आतंकवाद निरोधी जो बैठकें हो रही है उसके संदर्भ में। नेक्स्ट है 2023 की सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन कौन बनेगा? जापान बनेगा 31 दिसंबर 2024 से, माल्टा 31 दिसंबर 24 से बनेगा, और मोजाम्बिक 3 को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, तीनों में से चयन होगा तीनों को, और रूसी संघ उसके बाद 24 से 25 में बनेगा। तो आपको मैंने इससे रिलेटेड लिंक शेयर किया है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, क्योंकि एक नज़र आप लोग देख लीजिए, कभी भूलिएगा नहीं। तो अगला जापान, माल्टा, मोजाम्बिक तीनों बनेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, लंबा हो गया था, देखिए कितना मिनट का एक वीडियो हो गया, बस 39 मिनट का एक वीडियो हो गया। यह इस टॉपिक को अब कभी भी प्रश्न आपसे पूछेगा नहीं छूटेगा, अगर इसके सारे की नोट्स आप लोग शामिल कर लेते। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस क्या है, अभी समय क्या है, अरे यही सब प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम में,
उसे बस उसके नेचर को चेंज कर दिया, प्रश्न के नेचर को चेंज कर दिया जाएगा। अब प्रश्न ये कर देगा, दिल्ली घोषणा पत्र जो आतंक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंक निरोधक समिति की बैठक में दिल्ली घोषणा पत्र किया गया, वो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय से कैसे मेल खाती है, तो इसे रेखांकित करने के लिए कह देगा। या जीरो टॉलरेंस नीति भारत की क्या है, तो सारे चीज़ों को कवर करना होगा आपको। जिन जो पॉइंट की मैं बात, जिस टॉपिक की बात हुई है उस टॉपिक से प्रश्न आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो आप लोग विस्तृत रूप से, अब देखिए चुनाव से पहले ठीक पहले गुजरात में समान नागरिक संहिता, देखिए इस पर मैंने पहले भी वीडियो कवर किया, समान नागरिक संहिता क्या होता है सभी पर। तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाइएगा, वीडियो देख लीजिएगा, सारे एस्पेक्ट को वहाँ कवर कर दिया गया। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग प्ले लिस्ट को एक बार देखिएगा ताकि चीज़ें कवर हो जाए। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नंदी मर्ग में कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ था, मामले फिर चलेगी केस। तो इसके संदर्भ में बातें आई हैं, जो 2003 का मामला था, नंदी मर्ग जो कश्मीर में थे, जो 24 कश्मीरी हिंदुओं को मार दिया गया था, नरसंहार कर दिया गया था। और कश्मीरी हिंदुओं का जो पलायन देखने को मिला था कश्मीर से, वो लगातार उस समय देखने को आया। तो उसी का मामला है, इस पर आपको न्यायालय में ट्रायल चलेगा, पुनः ट्रायल होगा। तो इसके संदर्भ में कुछ बातें उसको, इस पर देखिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझ जाइएगा कश्मीरी हिंदुओं का पलायन क्यों हुआ, वहाँ पर जो इस्लामिक कट्टरवाद इतना क्यों बढ़ गया, क्यों लोग जो एक दूसरे के साथ वर्षों से रह रहे थे वो एकाएक जाके इस प्रकार के नरसंहार को जन्म देते। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए। यहाँ पेपर में एनालिसिस नहीं हो पाए क्योंकि आप कुछ पिक्चर आप लोगों को देना, कुछ आपको चीज़ें आपको संधि दिखानी होगी, बहुत सी चीज़ एस्पेक्ट वहाँ कवर करना हो, इसलिए इस पर मैं एक वीडियो बना, तब तक वेट कीजिएगा आप लोग ताकि न्यूज़ को कवर किया जा सके। देखिए समान नागरिक संहिता है ना, आपको यहाँ पर दे दिया गया है, तो आपको यहाँ पर चीज़ें अपडेट है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का जो पैकेज बना वहाँ पर जाके PDF देख सकते हैं। पेपर आपको अंडरलाइन किया हुआ ग्रुप में शेयर किया, वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। बहुत जगह माध्यम है, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, और इसका वीडियो आप लोग बना हुआ है उसे ज़रूर देखिएगा। अब देखिए इसरो का एक और कामयाबी, भारी रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कल किया है। तो देखिए इससे पहले कुछ दिन पहले ही 23-24 अक्टूबर को इसरो ने सबसे भारी जो अब तक का 464 टन, इसरो ने अब तक का सबसे भारी जो रॉकेट था उसे लॉन्च किया है। LVM-3 के तहत लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के तहत किया था, आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा से लॉन्च किया था। पर कल देखिए भारतीय अनुसंधान सुरक्षा जो इसरो है, अब तक का सबसे भारी रॉकेट इंजन परीक्षण किया। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो के प्रोपल्स कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड टेस्ट केंद्र के तहत CE-20, ध्यान रखिए CE-20 रॉकेट का परीक्षण किया, जिसे आपको 4 टन श्रेणी के सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। और इसका जो 36 उपग्रह इसके साथ ले जाएंगे, वेब इंडिया 1 के आपको 36 उपग्रह ले जाएंगे। तो ये सब PT फैक्ट है, आपको इसको कवर करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे PT फैक्ट के तहत, इससे और भी कुछ नहीं दिया जाता है। देखिए कल मैंने आप लोग को कल के न्यूज़ में एनालिसिस किया था ना, जो CEPC जो किया गया है आसियान और जो उसके संबद्ध 5 देश है उसके तहत, और भारत को इसमें खुला रखा गया, भारत इससे बाहर हो गया था। तो उसके लिए देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ओरिजिन ऑफ स्टेट जो कॉन्सेप्ट है, भारत उसमें चिंता व्यक्त करता है, और इसी के कारण इस संगठन में नहीं वो शामिल हुआ, इस समूह में नहीं शामिल हुआ। उसका देखिए एग्जाम्पल आपको यहाँ मिल गया। ओरिजिन ऑफ डे, देखिए क्या हुआ है कि बरेली में चीन का झुमका मिल रहा है, और आगरा में लाहौर का लहंगा मिल रहा है। ये तो एक तुकबंदी हो गया। सुनकर आपको आश्चर्य भले लग रहा हो, लेकिन इसी तर्ज पर विदेशी माल को घरेलू बाज़ारों में पैकिंग के साथ पहुंच रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना मैप के तहत, इंडिया के बगल जो पड़ोसी देश है उसके चीन क्या करता है, उसके देश में भेज के उस देश के ओरिजिन ऑफ, क्योंकि हमारा इसके साथ द्विपक्षीय संबंध भी है, और आसियान में CPEC जो बनाया गया है, आसियान और जो संबद्ध देश है उसके साथ अगर संगठन हम लोग जो कंप्रेहेंसिव जो पार्टनरशिप FTA कर लेते, तो क्या करता चीन, यही काम करता जो यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है ना, चीन यही करता लगता। चीन अपनी आदतों से नहीं पीछे हटता है। तो आप ध्यान रखिएगा, चीन का माल आता है इन देशों में, इस देश का लेबल लगा के भारत में भेजता है। अभी क्या कर रहा है चीन, अलग सोर्स से भारत में भेजता है,
और आपको चीन का जो झुमका है मिल रहा है, चीन बरेली के में चीन का झुमका मिल रहा है, लाहौर का लहंगा आगरा में मिल रहा है। तो देखिए इसके लिए क्या है, देखिए शिकायतें की थी उपभोक्ताओं ने। जब भी माल मिलता है ना ई कंपनी कॉमर्स के द्वारा तो शिकायत के केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय अधिकृत आंकड़ों के मुकाबले के एवज में मुताबिक आपको 25 अक्टूबर 2022 तक 481 शिकायतें दर्ज की गई इस मामले में, जिसमें से 367 मामले ऐसे थे जो कंट्री ऑफ ऑरिजिन, मैंने बताया था कंट्री ऑफ ऑरिजिन अर्थात ऑरिजिन ऑफ स्टेट, कहाँ से कोई माल बन के आ रहा है उसका अब मेड इन चाइना है कि मेड इन ताइवान है कि मेड इन जापान है, मेड इन ऑस्ट्रेलिया है, मेड इन इंडिया है, तो उसको उस प्रोडक्ट पर लिखना होगा। तो यही है ना वस्तु का मतलब, इन वस्तुओं का उत्पादन जिन देशों में किया गया है जिनका जिक्र किए बगैर इन्हें भारत में भेजा गया, ऐसे सामान को देश में पहुंच गैर वाजिब रास्तों से होकर आती है, जिससे उत्पादक और उत्पादकों के आयातों को ब्यौरा नहीं दिया जाता। इससे बहुत सी समस्याएं फेस करती है सरकार और लगातार हमारा डेप्थ भी बढ़ता जाता है। तो ये सब देखिए केस स्टडी तुरंत आप लोग को मिले। कल ही मैंने इसके बारे में स्टेट ऑफ ऑरिजिन के बारे में चर्चा किया था। और भारत क्यों चिंता व्यक्त कर, देखिए चिंता का कारण यही सब है धरातल स्तर पर। तो ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत होगी। चलिए नेक्स्ट, तब तक चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ऐप में जो फैसिलिटी दी जा रही है, पैकेज दिया जा रहा है, उसे ज़रूर परचेज कीजिए। 299 में आपका दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का कंप्लीट आपको पैकेज दिया जा रहा है। इतने स्तर पर जाके आपका एनालिसिस किया जाता है तो की नोट्स कितना बेहतर होगा आप लोग सोच सकते हैं। तो आप लोग परचेज किए। 299 रुपये बहुत बड़ी राशि नहीं होती है, मैं भी जानता और आप भी जान रहे हैं। अगर अभी मार्केट में चल जाएगा तो 1000 रुपये आपका पैकेट से निकल जाएगा ऐसे ही खाने पीने में। तो अगर कुछ चीज़ मिल रहा है केवल 299 में तो उसे बेहिचक लीजिए। चीज़ें आपको बेस्ट क्वालिटी का चीज़ दी जा रही है जो एग्ज़ाम ओरिएंट है। चलिए इसी बैठक में देखिए इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म में आतंकवादियों से बचाना और जयशंकर ने कुछ बातें की है, तो आप उसे भी ऐड कर लीजिएगा। पहले टॉपिक से प्राइवेट नेटवर्क ब्लॉकचेन वर्चुअल करेंसी हथियार बना सकते हैं आतंकी, इसकी चिंता व्यक्त की गई है। साथ ही उदारवादी समाज की प्रकृति इस्तेमाल की आज़ादी पर प्रहार के लिए काम करना होगा। आतंकवाद जो करता है उसके खिलाफ जाके काम कर, आतंकवाद के खिलाफ तैयारी में यूएन में फंड में भारत देगा $5 लाख का योगदान। ध्यान रखिएगा $5 लाख। अभी 80 रुपया चल रहा है, 82 कभी होता है, इसको गुना कर दीजिएगा, ठीक ना। कितना रुपया राशि होगा समझ में आ जाएगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब ये सब चीज़ें तो आप लोग समझ ही सकते हैं ना, मैं जो बातें कर रहा हूँ अब सभी चीज़ों को नहीं बताया जा सकता है, इस लेवल पर आकर आप लोग कवर कीजिए। देखिए पीटी फैक्ट है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास रूपम इसका नाम दिया गया है। तो 369 फीट का जो देश में वो सबसे ऊंची प्रतिमा के तौर पर इसे जाना जाएगा। राजस्थान के राजसमंदर जिले में नाथ द्वारा स्थापित किया गया, नाथ द्वारम के में स्थापित किया गया है। तो स्टैच्यू जो बिलीफ है वो किससे संबंधित, तो भगवान शिव से संबंधित है। और मूर्तिकार नरेश कुमार इसके रहे। तो ये सब देखिए आपको प्रश्न पीटी में पूछा जाएगा। जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग देते हैं ना, वनडे एग्जाम, उसमें ये सब प्रश्न फटाफट पूछा जाता है। तो ये सबको वहाँ से कवर करना है, क्या है नहीं है, सभी चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था ना, मौलिक अधिकार से अधिक मौलिक कर्तव्य जवाबदेही। सरकार कितनी भी नीतियों को लागू कर क्यों नहीं दे, कितनी भी नीतियां क्यों नहीं बना दे, जब तक धरातल पर उसका असर नहीं दिखेगा तब तक उसका परिणाम, उससे संबंधित जो समस्याओं का निराकरण बेहतर नहीं हो सकता। देखिए पराली में मैंने जलवायु प्रदूषण के संदर्भ में कितनी बार चर्चा, वायु प्रदूषण के संदर्भ में कितना चर्चा की आपको पिछले कुछ दीपावली के एक दिन पहले बाद भी। पर ढाक के 3 पात वहाँ उभर कर सामने पराली की घटनाएं सबसे उच्च स्तर पर आपको पंजाब हरियाणा में देखने को मिल गई। देखिए 2190 जगहों पर पराली जलती पकड़ी गई। अकेले पंजाब में 2070 जगहों पर पराली जलाती गई, ऐसे किसान पकड़े गए हैं। तो अब देखिए सरकार नीतियाँ ला रही है, सरकार जुर्माना भी लगा रही है। हालांकि हाल में कुछ जुर्माने समाप्त किए गए हैं, जुर्माना भी लगा रहा है, बहुत से कार्य भी किया है। फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कच्चे माल उसको बनाने के लिए आपको एथेनॉल के लिए एक पंजाब में शुभारंभ भी किया गया हाल ही में।
तो सारे कार्य किए जा रहे हैं पर लोगों के व्यवहार में चेंज नहीं हो रहा। वो चाहते हैं इस जो नए फसल, पुराने फसल का समाप्ति और नए फसल के रोपने के बीच की अवधि जो न्यूनतम अवधि है, उसमें हमें निजात पाने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि जो भी विकल्प सरकार दी है ना, वो जलाने से ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। जलाना किसी अवशिष्ट का सस्ता पड़ता है किसानों को, इसलिए किसान यह भी सबसे प्रमुख कारकों में है कि वो लगातार इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देता है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता लगातार। तो आपको ये सब चीज़ें केस स्टडी के तौर पर समझ आए। सरकार कितनी भी नीतियाँ क्यों नहीं बना ले, जब तक अपने कर्तव्य को हम नहीं समझेंगे, अपने कर्तव्य के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, इस प्रकार की समस्याओं का वास्तविक निराकरण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, भारत में विकसित देश बनने का रास्ता। इस पर बहुत पहले भी चर्चा हो चुकी है, बस आर्टिकल में जो अंडरलाइन कर दिया गया है उसे देखिए। इस पर विशेष है कुछ नहीं, मैंने बात किया था पहले भी इस पर 3-4 दफ़ा मैंने बात किया है कि कैसे भारत विकसित बनेगा, कौन कौन से राह बनेंगे। आपको इसके संदर्भ में आपको चीज़ें दी गई है। चीन के संबंध में देखिए बातें की गई कि जो व्यापार घाटा हमारा है वो बहुत बढ़ गया, 75 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया। इस अवधि में चीन भारत के लिए निर्यात 89.66 अरब डॉलर कर रहा है भारत, जबकि चीन के लिए केवल 13.97 अरब डॉलर का निर्यात कर रहा है। अर्थात हम आयात चीन से ज़्यादा कर रहे हैं जबकि निर्यात बहुत कम कर रहे हैं। तो व्यापार घाटा बढ़ रहा है और चीन को लाभ हो रहा है। तो यह स्थिति जो उसे समाप्त हम लोग नहीं करेंगे तो इसमें रोज़गार, एक बहुत निजी रोज़गार एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। सरकार को इस संदर्भ में काम करने की ज़रूरत है। कृषि क्षेत्र में निर्भरता हमें कम करनी होगी। अर्थात कृषि में निर्भरता कहने का मतलब अधिक लोगों की संख्या जो बढ़ी हुई उसको कम करना है। उसमें कृषि में उन्नतीकरण को कम करने की बात नहीं की जा रही। कृषि में उन्नयन अर्थात वृहद जो पैमाने पर नई नई तकनीक है उसको डेवलप करके कम व्यक्तियों से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। जैसे अमेरिका में है या यूरोपियन कंट्री में है, उस प्रकार के हम लोग टेक्निक अपना सकते हैं। पर मैंने आपको बताया ना कि धरातल पर और एसी रूम में बैठ के निर्णय लेना बहुत अंतर होता है। धरातल पर आइएगा तो भारत में बहुत छोटे छोटे खेत हैं, यहाँ पर बड़े बड़े उन्नत तकनीक डेवलप नहीं हो सकते। अच्छी फसल उत्पादन के लिए अच्छी सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। पर इसका विकल्प हमें ज़रूर ढूंढना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विकल्प नहीं तलाशा जा सकता, तलाशा जा सकता है। बस हमें सही तरीके से सही चीज़ों को लागू करने की ज़रूरत है। उसी संदर्भ में बातें की गई है। तो इस आर्टिकल को आप लोग देख लीजिएगा, पहले भी मैंने इस पर चर्चा किया है। नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे हम लोग। देखिए चीनी निर्यात पर प्रतिबंध 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया। हालांकि देखिए कुछ वजहों से कोरोना काल में और उसके कुछ विदेश कारकों से चीनी निर्यात रोका गया है पिछले 1 साल से। फिर वह अक्टूबर 2023 तक चीनी निर्यात को बढ़ा दिया गया। अब निर्यात हम लोग चीनी नहीं करेंगे क्योंकि घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार यह फैसला किया है। चीनी के बढ़ते मूल्य पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र ने इसी वर्ष मई में चीनी के निर्यात को प्रतिबंध लगा, जो 31 अक्टूबर तक लागू होगा। अब 31 अक्टूबर 2023 तक यह लागू हो जाएगा। तो विदेश व्यापार जो महानिदेशालय की अधिसूचना जारी कर कच्ची, प्रसंस्कृत और सफ़ेद चीनी के निर्यात में लगे प्रतिबंध को 1 वर्ष को बढ़ा दिया। तो किस निदेशालय ने लगाया, आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। हालांकि यह प्रतिबंध अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में CXL और TRQ याद रखिएगा, जो टेरिफ रेट कोटा के तहत दिए जाने वाले निर्यात को लागू नहीं होगा। अर्थात CXL और TRQ के तहत एक निश्चित मात्रा में चीनी का निर्यात किया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देशों में से है और चालू वित्त वर्ष में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। पहला चीन है और दूसरा आपको भारत है। याद रखिए चीनी निर्यातक सबसे ज़्यादा। और 2022-23 में आपको लगभग 3.65 करोड़ टन चीनी उत्पादन का अनुमान है और विपणन जो है वर्ष के मुकाबले 2% की वृद्धि दर्ज की। जो गत विचरण होगा उसमें 2% की वृद्धि है। आपको वित्त वर्ष 2021-22 में देश में लगभग 3.58 करोड़ चीनी का उत्पादन हुआ था, तो इसमें 2% की वृद्धि होगी और 3.65% की वृद्धि वित्त वर्ष 22-23 में की जाएगी। तो यह आपको डाटा है, आपको PT ओरिएंटेड सब चीज़ें कवर कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट है, एक न्यूज है छोटा सा,
उसके बाद आज का न्यूज एनालिसिस समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट कल न्यूज एनालिसिस नहीं होगा, कल क्योंकि कल पूजा है मॉर्निंग में, तो हम लोग मिलेंगे। लेट से अगर होगा तो मैं कर दूंगा, नहीं तो कल दूसरी चीज़ों को आप लोग रेस्ट कीजिएगा, थके हुए रहिएगा आप लोग। हालांकि आज भी पूजा है, लोग व्यस्त हैं, फिर भी मैं वीडियो एनालिसिस करना था ताकि आप लोग कभी फुर्सत मिलेगा देख लीजिएगा। देखिए, सुनुक के संवाद पर बिहार का प्रज्वल का दिए है शब्द, क्योंकि जो पीएम है ब्रिटिश पीएम, उनके कम्युनिकेशन एंड आउटरीच विभाग को संभालते हैं। झारखंड और बिहार के जो लाल हैं प्रज्वल वो चार चांद लगा रहे हैं। उनके जो भी संवाद है, जो भी लिखना रहता है, उनके संवाद के शब्दों को देना रहता है, शब्द में पिरोना रहता है, वो यही करते हैं आपको। तो देखिए कितने यंग है, 16 वर्ष में ही कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर बन जाते हैं, और वो वर्तमान में जो कम्युनिकेशन एंड आउटरीच विभाग है संभालते हैं। जनता के सीधे संवाद के लिए प्रसिद्ध सुनक को कम्युनिकेशन टीम के अहम सदस्य के रूप में प्रज्वल बेहद संजीदगी से भूमिका अदा कर रहे हैं। तो आपको भारतीय डायस्पोरा किस रूप से काम कर रहा है ना, उससे आपको बेहतर तरीके से इस केस स्टडी के तौर पर समझा सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कल फिर मिलेंगे, अगर समय मिलेगा, नहीं तो परसों हम लोग मिलते हैं दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में, और नए चीज़ों को कवर करेंगे। तब तक आप लोग जो पैकेज दिया जा रहा है 31 तक का जो ऑफ़र दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर उसे परचेज कीजिएगा। यूपीएससी का जो पैकेज है, बीपीएससी का जो पैकेज है, क्लास पैकेज, आप उसे ज़रूर खरीद लीजिएगा। आज एक वीडियो क्लासेज अपलोड हो जाएगा, अभी रिकॉर्डिंग हो चुका है। देन आपको आर्टिकल 12 से लेकर 16 तक के आर्टिकल, उसके सभी संबंध चीज़ों पर, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।